हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारी अर्थ के कुछ प्रोमिनेंट पार्ट्स के बारे में और समझेंगे कि उनका हमारी डे टू डे लाइफ में और एक ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द अर्थ इज कंप्राइज्ड ऑफ, हम बात करेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो बेसिकली किन चीज़ों से बनी हुई है। तो सबसे पहले आता है वर्ड लिथोस्फेयर। फ्रेंड्स, लिथोस्फेयर का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है स्टोन। स्टोन से आप समझ सकते हैं समथिंग विच इज सॉलिड, यानी कि लिथोस्फेयर जो है वो हमारी अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है। ओके, उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है वेपर, और आसान भाषा में कहें तो एयर। सो द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड्स द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ड जो हम देख रहे हैं वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मीनिंग होता है वाटर। सो हाइड्रोस्फेयर मतलब एक ऐसी चीज जो कि रिलेटेड टू वाटर है। So what is hydrosphere? Hydrosphere is the area covered by water in all its forms. यानी कि जो हाइड्रोस्फेयर है उसमें वाटर अपने तीनों फॉर्म्स को कंटेन करता है। मतलब कि अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो जो भी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ओशंस, ये सारी चीजें हैं, ये लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हो गया। उसके बाद सॉलिड फॉर्म के लिए हम एग्जांपल लेते हैं आइस का, और गैसियस फॉर्म के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर वेपर्स का। आई होप आप लोगों को ये तीन चीजें समझ में आई होंगी कि लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू द सॉलिड पोर्शन, एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर्स, हाइड्रोस्फेयर इज द एरिया कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, अब अगर इन तीनों चीजों को कंबाइंड कर दिया जाए तो देखिए, इन तीनों चीजों को कंबाइन कर रहे हैं मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम अगर लैंड, एयर और वाटर, ये तीनों चीजें हमको एक ही जगह पे मिल जाएं तो क्या होगा। तो एक इंसान के जीवन जीने के लिए जो आवश्यक सेवाएं, यानी कि जो लैंड है जिस पे वो रह सकता है, खेती कर सकता है, कल्टीवेशन कर सकता है, फूड क्रॉप्स कर सकता है अपने फूड के लिए। ठीक, उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो उसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस हैं उनकी पूरी क्वांटिटी मिल जाए। फिर हाइड्रोस्फेयर से उसको वाटर मिल जाए तो क्या होगा कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही इजीली जी पाएगा। सो यहाँ पर जो बायोस्फेयर वर्ड है ये एक ऐसा नैरो जोन है जहां पर के हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर ये तीनों मिलते हैं। मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर के हमको लैंड, एयर और वाटर तीनों चीजें मिल जाए तो क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पर जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो बायोस्फेयर जो है वो एकमात्र ऐसा रीजन है जहां पर के ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर लिथोस्फेयर अकेला है, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ लैंड मिलेगी तो क्या वो रह पाएगा बिना पानी और हवा के? नहीं। सिर्फ हवा मिलेगी तो क्या रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ पानी मिलेगा तो क्या रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जब तक इन तीनों चीजों को तीनों स्फेयर्स को, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को एक बैलेंस्ड रेशियो में हम ना पा पाए तब तक एक ह्यूमन लाइफ का हो पाना, एक ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए हाइड्रोस्फेयर हो गया वाटर सोर्स, लिथोस्फेयर इज द लैंड एरिया, एटमॉस्फेयर जो हमारी गैसेज होंगी। तो ये जो एक ट्री आपको दिख रहा है ग्रो करता हुआ, ये क्यों ग्रो कर पाया, इसमें लाइफ क्यों पॉसिबल हो पाई? इसलिए हो पाई क्योंकि लिथोस्फेयर ने उसको लैंड सपोर्ट दिया, हाइड्रोस्फेयर की मदद से उसको वाटर जो रिक्वायर्ड था वो मिला, और एटमॉस्फेयर में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट के लिए गैसेस थी सच एज कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो कि उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लगती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम सभी को मालूम है कि
जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं और फिर उसी की मदद से अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सो क्या हुआ कि जब ये तीनों चीजें कौन कौन सी, लिथोस्फेयर के कंटेंट्स, हाइड्रोस्फेयर के कंटेंट्स और एटमॉस्फेयर के कंटेंट्स इस पर्टिकुलर ट्री को मिले, बैलेंस्ड में मिले, तो उसका जो लाइफ था वो पॉसिबल हो पाई। ठीक, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो बात करते हैं लिथोस्फेयर की। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब देखो, हमने अभी ये बोला कि रॉक्स से रिलेटेड जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा, मतलब क्योंकि लिथोस का वर्ड मीनिंग ही है ये ग्रीक लैंग्वेज में रॉक्स, तो मतलब हमारी अर्थ पे जो भी सॉलिड पोर्शन होगा वो क्या होगा, लिथोस्फेयर होगा। ठीक है, लिथोस्फेयर के अंदर क्या क्या आएगा, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ के क्रस्ट में रॉक्स होंगे वो इसका पार्ट होंगे, और जो थिन लेयर्स ऑफ सॉइल है जो कि न्यूट्रिएंट कैरी करती हैं वो भी हमारी लिथोस्फेयर का पार्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी अर्थ सरफेस की। तो जो अर्थ सरफेस है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है अपनी स्टडी के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। कैसे, एक हमने बोला लार्ज लैंड मासेस विच आर कॉल्ड दी कॉन्टिनेंट्स एंड ह्यूज वाटर बॉडीज विच आर कॉल्ड दी ओशन बेसिन्स। तो कैसी दिखती हैं ये, कुछ ऐसे। ये जो हमारे लैंड मासेस हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये क्या हो गए, हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। और जो यहाँ पर हमें दिख रहा है पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, सदर्न, इंडियन, ये क्या हो गए, हमारे ओशियंस हो गए। तो मतलब कि हमारे यहाँ जो अर्थ है उसमें कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और 5 ओशंस होते हैं। सो हम अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वन इज अंटार्कटिका। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अपने कॉन्टिनेंट की, एशिया की। एशिया हमारा अपना कॉन्टिनेंट है क्योंकि इंडिया जो हमारी कंट्री है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। तो एशिया के बारे में हम बात करें तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ एंड इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखिए ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, आप इन सारे कॉन्टिनेंट से कंपेयर कर लीजिए, साइज में एशियन कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हमारी अर्थ पर ये जो लैंड मासेस हमें प्रेजेंट दिख रहे हैं इनको हम कंबाइंड करें और चेक करें तो भी इस पूरे लैंड मास का 1/3 पार्ट अकेला हमारा एशियन कॉन्टिनेंट ही कवर करता है। और हमने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड्स वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि अगर 0 डिग्री GMT के इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, तो जो एशिया है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर ने इसको डिवाइड, इक्वेटर ने हमारी अर्थ को कैसे डिवाइड किया, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और बीच में जो हमारा लॉन्गिट्यूड रहता है 0 डिग्री दैट इज GMT, उसने इसको डिवाइड किया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको खुद दिख रहा है कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। It is situated in west of Asia. Arctic Circle passes through it and it is bound by water bodies from 3 sides. ठीक, एशिया के वेस्ट में जो कॉन्टिनेंट है ये है यूरोप। एशिया से साइज में बहुत ही छोटा है, ये हमें नजर आ रहा है। उसके बाद हमने बात की थी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड होता है उसका नाम होता है आर्कटिक सर्कल। तो जो आर्कटिक सर्कल है वो पास होता है हमारे यूरोप से। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है और केवल एक साइड से लैंड मास है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉन्टिनेंट्स की, जो कि है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। देखिए
एशिया के बाद अगर कोई कॉन्टिनेंट जो हमें सबसे बड़ा नजर आ रहा है तो वो है अफ्रीका। इक्वेटर passes through the middle of the continent. Africa is the only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. And Sahara Desert is the world's largest desert located here. एक सेकेंड, पहले आप ये 3 पॉइंट्स देखिए कि जो अफ्रीका है मैंने कहा सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हुआ, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद जो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द अफ्रीका से पास होती है। और हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे 0 डिग्री इक्वेटर के साथ साथ 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री ऑफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। मतलब कि 3 मेजर लैटिट्यूड्स जो हैं वो अफ्रीका से पास करते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। देन सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट लोकेटेड हियर। तो हमारे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है कौन सा? सहारा डेजर्ट, वो लोकेट किया जाता है अफ्रीका में। उसके बाद वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। सो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट मतलब जिसका सबसे ज्यादा लेंथ में हमको देखने को मिलता है, नाइल रिवर, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही लोकेट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. अब ये एक नया वर्ड आया, isthmus। तो isthmus क्या होता है पहले इसको समझते हैं। Isthmus is a narrow strip of land joining two land masses. देखिए, अगर कोई लैंड का छोटा सा स्ट्रिप है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि क्या कर रही है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या फिर कोई भी 2 लैंड मासेस को, यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, तो क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक लैंड मास यहाँ पर जोड़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर लैंड मास का नाम वैसे तो पनामा है, बट इसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। यानी कि एक ऐसी नैरो स्ट्रिप, कोई भी ऐसा लैंड जो कि 2 लैंड मासेस को जोड़ेगा, जो कि 2 बहुत बड़े बड़े साइज के लैंड मासेस को जोड़ेगा, वो कहलाएगा इस्थमस। और वहीं अगर कोई ऐसी वाटर बॉडी हो, कोई ऐसा पैसेज हो जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर दे, तो उसको हम नाम दे देंगे स्ट्रेट। मतलब क्या हुआ, देखिए, 2 बड़े लैंड मासेस को जोड़ने वाली छोटी लैंड कहलाएगी इस्थमस और 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला छोटा पानी का जो एक पैसेज होगा वो कहलाएगा स्ट्रेट। आई होप आप लोगों को इस्थमस वाली चीज समझ में आई होगी। तो अब हम देखते हैं इसको कि हमने कहा नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। इट इज इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर and 3 oceans surround this continent. तो क्या क्या हो रहा है, देखिए, नॉर्थ अमेरिका जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद वही कि इक्वेटर से डिवाइड हुआ तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, 0 डिग्री GMT से डिवाइड हुआ ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका को लोकेट किया जाता है, ये लोकेटेड है और 3 साइड से 3 अलग अलग ओशन से ये घिरा हुआ है। कौन कौन से ओशन से? अटलांटिक, ऊपर यहाँ पे आर्कटिक और यहाँ पर इस तरफ पैसिफिक ओशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले कॉन्टिनेंट की, जो कि है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज सिचुएटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इज ऑल्सो लोकेटेड हियर and the world's largest river, the Amazon, is also located at it. So साउथ अमेरिका जो है ऑलमोस्ट सदर्न हेमिस्फीयर भी आ गए। यहाँ देखिए, इक्वेटर ने इसको डिवाइड किया हमारी अर्थ को, तो ये जो साउथ अमेरिका है ये सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज लोकेट की गई है
और जो हमारी लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न, वो भी साउथ अमेरिका में है। दो बातें आप ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? अफ्रीका में। जबकि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेज़न रिवर, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? अमेरिका में। इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि अमेज़न का जो नाम है AM, साउथ अमेरिका से रिलेट करते हैं AM, तो AM एंड AM, सो आप याद कर सकते हैं जो अमेज़न है वो साउथ अमेरिका का हिस्सा है। ओके, एंड जो हम बात कर रहे थे नाइल रिवर की, नाइल रिवर हमने कहा था लॉन्गेस्ट रिवर है और अफ्रीका में है, तो नाइल रिवर लॉन्गेस्ट है। इसको कैसे याद करें? नाइल का नाम याद रखिए, N से स्टार्ट होता है और लॉन्गेस्ट रिवर में N आता है। सो लॉन्गेस्ट इज नाइल, सिचुएटेड इन अफ्रीका। लार्जेस्ट इज Amazon, situated in South America. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, entirely in southern hemisphere. It is an island continent. देखें इसको, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, पूरे तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में ही लोकेटेड है और इसके चारों तरफ से वाटर बॉडीज दिखाई दे रही हैं आपको, इसलिए इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। ओके, सो अब बात करते हैं हमारे अगले कॉन्टिनेंट की, हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट जो कि है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये देखिए पूरे तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद साउथ पोल एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, 90 डिग्री एस लैटिट्यूड, जो कि हमारा साउथ पोल है, वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। उसके बाद इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस। अच्छा, हमारे जो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अंटार्कटिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट कलर। मतलब अगर आप देखें तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स किसी नॉर्मल मैप में हो सकता है कि सारे आपको व्हाइट ही मिले जिसमें आप प्रैक्टिस करें, लेकिन बुक्स में भी अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं आपको किसी स्पेसिफिक कलर में नजर आएंगे, मगर जो अंटार्कटिका है वो अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जो कि व्हाइट से शो किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एज इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस। भाई साउथ पोल में है, साउथ पोल जो है वो सेंटर ऑफ अंटार्कटिका में है। हमने क्या बात करी थी कि जब हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे, हमने ये चीज मार्क करी थी कि साउथ पोल में एक ऐसी सिचुएशन आती है और नॉर्मल टाइम में भी ऐसा होता है कि जो सन रेज होती हैं वो साउथ पोल तक पहुंच ही नहीं पाती, तो इसके कारण यहाँ पर जो है बहुत ही कोल्ड वेदर हो जाता है और कोल्ड वेदर होने के कारण आइस का यहाँ पे जमना बहुत ही कॉमन बात है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ आवर अर्थ। सो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब आप किसी रिसर्च के लिए एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कि यहाँ पर कोई अपनी लाइफ सेटल कर ले, सो इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में हमारा इंडियन रिसर्च स्टेशन है। कौन कौन से? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, सो हमारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे सातों खत्म होते हैं। हमने बात करी इनके बारे में, इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमको याद रखना है। साइज के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, सबसे बड़ा जो है साइज में हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट इज नॉर्थ अमेरिका एंड द स्मॉलेस्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। और अगर कोई हमसे पूछे विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सो इट इज अंटार्कटिका विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यूरोप और एशिया, अच्छा फ्रेंड्स ये आप देखें मैप में कि यूरोप और एशिया जो है वो एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो अगर आप यूरोप और एशिया को कंबाइन करें तो उसको हम एक और नाम दे सकते हैं यूरेशिया। दैट इज ये जो टोटल लैंड मास ऑफ यूरोप एंड टोटल लैंड मास ऑफ एशिया, इसको कंबाइंड करके एक कॉमन नाम भी दिया जाता है यूरेशिया। सो अगर आपको कहीं पर पढ़ने को मिले यूरेशिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो ये कह रहे हैं दैट इट इज द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया। सो कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। बात करते हैं हम ओशियंस के बारे में। ओशियन से पहले हम समझेंगे हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि ओशियंस जो है वो हमारे हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है। सो
द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द 71% एरिया कवर्ड बाय वाटर। हमारी जो अर्थ है इसमें हम देख सकते हैं हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि 71% एरिया जो है हमारी अर्थ का वो वाटर से ही कवर्ड हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो वाटर को उसके तीनों फॉर्म्स में कैरी करता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। 97% वाटर ऑफ द अर्थ इज इन ओशन एंड वेरी स्मॉल अमाउंट इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब होता क्या है कि हमने कह तो दिया कि हमारा जो अर्थ है ब्लू प्लैनेट है क्योंकि 71% पार्ट चलिए पानी से घिरा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो ओशियंस का पानी होता है उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही सलाइन वाटर होता है। फ्रेश ड्रिंकिंग के लिए आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हो गया कि जो 97% वाटर था, अच्छा 97% कैसे, अब यहाँ पे क्या है, हमने बोला ग्लेशियर्स है हमारे पास, कुछ माउंटेन्स हैं, तो आधा जो पानी है, अब हमने कहा हाइड्रोस्फीयर तीनों फॉर्म्स में वाटर को कैरी करता है। सो हुआ क्या कि ओशंस का वाटर बहुत ही ज्यादा सलाइन हो गया तो पीने लायक रहा नहीं। उसके बाद जो पानी था उस काफी हिस्सा जो है वो ग्लेशियर्स में आइस फॉर्म में स्टोर है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारी अर्थ सरफेस पर बचता है। सो डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। ओके, सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओशंस के बारे में। Oceans are the major part of hydrosphere and they are all interconnected. जो oceans हैं वो हमारे अर्थ का एक बहुत ही मतलब हमारे हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो हमारे ओशंस हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ नेम ऑफ द ओशंस, दैट इज सबसे पहला है पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, थर्ड वन इज इंडियन, फोर्थ वन इज सदर्न एंड द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें हम देख पा रहे हैं कौन कौन से ओशंस की बात की हमने। पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, देन हमारा सदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। कहाँ है आर्कटिक ओशन? ऊपर की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो इंडियन ओशन है, इन पांचों ओशंस में से केवल एक इंडियन ओशन ही ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पे रखा गया है, और वो कंट्री कौन सी है? हमारी अपनी कंट्री इंडिया। तो इंडिया के नाम पर एक इकलौता ओशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन, द ओनली ओशन विच हैज इट्स नेम ऑन द बेसिस ऑफ अ कंट्रीज नेम। कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। पैसिफिक ओशन की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए पैसिफिक ओशन जो है साइज में सबसे बड़ा है। इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे इतना हिस्सा और इस तरफ का पूरा हिस्सा जो है वो आपको पैसिफिक ओशन से कवर्ड दिखेगा। सो इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। यहाँ पर जो हमारी अर्थ का 1/3 पार्ट है वो किसने कवर कर लिया? पैसिफिक ओशन ने। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ओशन आता है अटलांटिक ओशन। स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये एक एस शेप बनाता है यहाँ पर। सो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन दीज 4 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इन चारों के बीच में हमारा अटलांटिक ओशन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडियन ओशन जो कि ऑलमोस्ट कैसे शेप का है? ट्रायंगुलर। ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन द सेंस यहाँ से इस तरीके का। और सदर्न ओशन जो है ये पूरा अंटार्कटिका को कवर करता है, और आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक सर्कल के बीच में कैलकुलेट होता है। कैसे? आर्कटिक सर्कल हमने बोला 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसके ऊपर यहाँ पर जो ओशन हमको दिखाई दे रहा है वो कहलाया आर्कटिक ओशन। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें कि जैसे कौन सा ओशन सबसे बड़ा है, तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। इंडियन ओशन जो है वो एक ऐसा अकेला ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पे है। अंटार्कटिका को पूरे तरीके से कौन सा ओशन कवर करता है? तो सदर्न ओशन कवर करता है। आर्कटिक ओशन की जो लोकेशन है वो आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच है, तो मतलब आर्कटिक सर्कल के ऊपर पूरा आर्कटिक ओशन हो जाता है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें तो आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। यहाँ पे हमारे जो है ओशंस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो हमारी जो अर्थ है
हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि हमारी जो अर्थ है इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है ये हमको हर तरीके की गैसेस से मिलकर बना हुआ एटमॉस्फेयर है। सो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो अलग अलग गैसेस होती हैं उनके अलग अलग यूज होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा एटमॉस्फेयर है तो हम बात करें तो द एयर वी ब्रीथ इज प्रोवाइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो जिस हवा की मदद से हम सांस ले पा रहे हैं वो भी हमें एटमॉस्फेयर के भरोसे ही मिली है। एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। नेक्स्ट क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में जब आप देखें तो आपको पता चलता है ओजोन गैसेस होती हैं और भी कई गैसेस होती हैं। जैसे ओजोन गैस है तो ये क्या करती है, एक ओजोन लेयर बना लेती है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेस को हम तक पहुंचने से रोकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्मफुल रेस है वो हमको एकदम इफेक्ट नहीं कर पाती। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर्स की हाइट तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद हमारे जो एटमॉस्फेयर है, अब देखिए 1600 किलोमीटर्स की हाइट है। सो 1600 किलोमीटर्स की हाइट में जब मैं एल्टीट्यूड वाइज ऊपर बढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं उनका कंपोजिशन, उनका टेम्परेचर और उनकी अदर प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होंगी। सो ये प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। सो इसमें चेंजेस आने की वजह से इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी लेयर्स हैं? ये बॉटम से स्टार्ट होती हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। इसको हम डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो देखते हैं, ये हो गया हमारी सबसे बॉटम लेयर जो कि है ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, देन इट इज मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फिर बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की। सो हमने देखा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है, 21% ऑक्सीजन। So 78 and 21 becomes 99। मतलब 99% ऑफ एटमॉस्फेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस मिलनी है और ऑक्सीजन मिलनी है। अब बाकी का जो बचा 1% होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और जो अदर गैसेस होती हैं वो आ जाती हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंपोजिशन है उसमें मेजर रोल सिर्फ 2 गैसेस का, जो हमको मेजर पार्ट जो है, पोर्शन जो है वो किसका दिख रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। उसके बाद जो कंपोजिशन है वो हमने देखा, कंपोजिशन में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली अगर किसी ह्यूमन को अपनी लाइफ जीनी है तो वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है तभी। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो भी कल्टीवेशन की हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं, इनकी मदद, इनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मतलब हमको ये समझ में आया कि जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो गई और जो नाइट्रोजन है कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गई। फिर जो थर्ड गैस हम बात कर रहे हैं वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी जो अर्थ है जब हीट को रेडिएट करती है, हमारी अर्थ में सन से जो रेज आती है उसकी वजह से जो भी हीट डेवलप होती है या जो भी मीन्स होता है, बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग, अर्थ से अगर हीट रेडिएट हो रही है तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, कि हमने क्या बोला कि अगर हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है, तो मतलब CO2 चारों तरफ कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी थोड़ी। सो वो क्या करेगी, जो हीट रेडिएट हुई है अर्थ के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। सो देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। अब अगर हमारे सराउंडिंग्स में वो हीट जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से प्रेजेंट है, हमारे आसपास अगर एक हीट का सर्कल बन गया या एक ऐसी लेयर बन रही है जो कि हीट को स्टोर करके रखने का हमारे लिए काम कर रही है, सो क्या हो रहा है, हमारी जो प्लैनेट है उसका टेम्परेचर जो है वो
एक ऐसे लेवल पे रहता है, वार्म लेवल पे रहता है, मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर यहाँ पे नहीं हो पाता। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक रोल तो पहला ये हो गया। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कैसे? हमने स्टार्टिंग में बात की थी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उनको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मिलती है उसको वो इनहेल करते हैं एंड देन वो अपना खाना, फूड जो उनके लिए ग्रोथ के लिए नेसेसिटी है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसके बदले में हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, सो वो हमारे काम आती है। मतलब इट्स लाइक अ साइकिल कि जो प्लांट्स हैं वो आपके लिए ऑक्सीजन जनरेट करके देते हैं ताकि आप जिंदा रह सकें, एंड आप जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो उसी का यूज करके अपना फूड बनाते हैं और उल्टा हमारा भी प्रॉफिट करते हैं। बायोस्फीयर की अब हम बात करते हैं। So biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, बायोस्फीयर जो है हमारी अर्थ का एकमात्र ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों हमको बायोस्फीयर में मिलती हैं। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. जितने भी living organisms होते हैं, चाहे फिर वो human ही क्यों ना हो, मतलब कि कौन कौन से? जो animals हैं, जो plants हैं, जो birds हैं, सारे, उनके अलावा humans भी बायोस्फीयर पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि भाई अगर लैंड नहीं होगा तो हम फूड कल्टीवेशन कैसे करेंगे, फूड क्रॉप्स कैसे होंगी, अगर क्रॉप्स नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या। उसके बाद वाटर नहीं होगा तो हमको पानी चाहिए, पानी हमको कल्टीवेशन के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए। उसके अलावा हमको एयर चाहिए, बिना एयर के तो पॉसिबल ही नहीं है। सो जब तक ये तीनों चीजें एक जोन में हमको नहीं मिल रही तब तक हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, और हम हमारी लाइफ जीने के लिए बायोस्फीयर पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमने क्या किया है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एक नए वर्ड की जो कि हमारी बुक में दिया है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर लग रहा है क्योंकि वार्मिंग का नाम है, वार्मिंग मतलब किसी भी चीज का गर्म होना, और ग्लोबल से समझ में आता है हमारी ग्लोब का। अब हमारा ग्लोब यानी कि अर्थ। सो कहीं ना कहीं इसको अगर आप लिंक करें तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो बात है, ये जो फिनोमिना है, ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही बात कर रहा है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखें, दैट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। कैसे? हमने अभी समझा कि अगर हमारी अर्थ के चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, सो CO2 का काम है कि अर्थ जो भी हीट को रेडिएट करे, CO2 उसको एब्जॉर्ब करती है। अब जब CO2 उसको एब्जॉर्ब करेगी तो वो चीज वहीं पे लॉक हो गई, वो हीट वहीं पे लॉक हो गई, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक हीट का ऐसा सर्कल बन गया, एक ऐसा ब्लैंकेट बन गया जिसने हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। एक लिमिटेड अमाउंट में CO2 का होना हमारे लिए कोई हार्मफुल बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो हमारी अर्थ का सराउंडिंग टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। सो ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये कहला रहा है ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन सी बात करते हैं कि CO2 है, CO2 गैस के बढ़ने की वजह से ये हो रहा है। सो कैसे? एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, पॉल्यूटेड एयर, इन सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं CO2 का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। और भी ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं जिनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बट बेसिक क्योंकि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो CO2 का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब एक बात ये आती है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो
हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे आइस माउंटेन्स हैं, जो आइस फ्रोजन फॉर्म में है, अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल के अपने लिक्विड फॉर्म में आ गए, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में अगर वो आ गए, तो हमारी अर्थ पर वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो 7 कॉन्टिनेंट्स हमने देखे, उसमें से कितने बचेंगे हमें भी नहीं पता। ये फैक्ट है, इसको समझें। मतलब बेसिक ये फिनोमेना लगता बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके जो आउटकम्स होंगे वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? इससे बचने का तरीका ये हो सकता है दैट देयर इज अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। जो हमें रिसोर्सेज हमारी अर्थ दे रही है, फिर चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, ये तीनों जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फेयर हमको मिले हैं, इनकी मदद से अगर हम अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमको लिमिटेड रीजन में यूज करना है, लिमिटेड अमाउंट में इसका यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब तक इनके बीच का बैलेंस बना रहेगा, हमारी अर्थ पे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो लाइटली चलते रहेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर इनके बीच का बैलेंस बिगड़े, तो हमारी लाइफस्टाइल्स में बहुत सारे चेंज आ सकते हैं और हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखें। इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएगा इसी एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।